आज का हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबेंडेंस को डिटरमिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। Mass spectrometer is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element. एक एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। और इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, जो तरीका इस्तेमाल होता है, उस टेक्निक को हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर इस टेक्निक का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बुनियादी प्रिंसिपल है, वो ये है कि इस टेक्निक के अंदर, इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर सब्सटेंस, जिस एलिमेंट का, जिस चीज का आपने एनालिसिस करना है, जिस एलिमेंट के आपने आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज फाइंड करने हैं, उनकी अबेंडेंस मेजर करनी है, सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड। सब्सटेंस को पहले नंबर पर क्या करना है, वोलेटिलाइज करना है, उसकी वेपोराइजेशन करनी है, उस एलिमेंट को, उस सब्सटेंस को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन आयोनाइज्ड। और फिर आपने उन वेपर्स को आयोनाइज करना है, उनकी आयोनाइजेशन करनी है, उन वेपर्स को पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। और फिर पॉजिटिव आयंस आर सो फॉर्म आर सेपरेटेड। फिर जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं आयोनाइजेशन के तरीके से, आयंस के वेपर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बारमेंट करने से जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं, उन पॉजिटिव आयंस को सेपरेट किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/e रेशियो। उन आयंस की m/e रेशियो की बुनियाद पर जो आयंस बनते हैं, उन आयंस को अलग अलग कर दिया जाता है। और इस तरीके में जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट हासिल होता है इन फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, इन फॉर्म ऑफ पीक्स, एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ को हम मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैस स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा। मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये ग्राफ होता है इन विच इन सच अ वे दैट m/e रेशियो इज प्लॉटेड। इस ग्राफ के अंदर आपने m/e रेशियो को प्लॉट करना है एज एब्सिसिया। एक्स एक्सिस पर आपने m/e रेशियो लेनी है, एंड द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आयंस, और आयंस की जो रिलेटिव अबेंडेंस है उसको आपने एज ऑर्डिनेट लेना है आपने, यानी वाई एक्सिस पर लेना है। और इस तरह में जो ग्राफ हासिल होगा, उस ग्राफ को, उस पीक को हम मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैस स्पेक्ट्रोमीटर की दो टाइप्स हैं। एक ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा जो है सेकंड जो वो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ was first designed to identify the isotopes of an element on the basis of their atomic masses. ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ ये डिजाइन किया गया to identify the isotopes of an element on the basis of their atomic masses. atomic masses की बुनियाद पर
आइसोटॉप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेक्ट्रोग्राफ डिजाइन किया गया, बनाया गया, उसको ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। और जो दूसरी टाइप है, सेकंड टाइप है, वो है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इट वाज डिजाइन्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट present in solid states. It was designed for the identification of elements which are present in solid states. ये उन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उन एलिमेंट को उसका एनालिसिस करने के लिए डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइन which are present in form of solid states. जो एलिमेंट solid states के अंदर पाए जाते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वो बनाया गया। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उस टेक्निक को मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का जो प्रिंसिपल है वो आपको बताया कि सबसे पहले आपने जिस चीज़ का एनालिसिस करना है उसको वॉलेटिलाइज करना है, फिर उसकी आयोनाइजेशन करनी है, वेपर्स को आइंस में, पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट करना है, और फिर पॉजिटिव आइंस को उनकी m/e रेशियो की बुनियाद पर सेपरेट किया जाता है, और एंड पर में ग्राफ जो हासिल होता है वो ग्राफ मैस स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह है। इसके बेसिकली 6 इसके पार्ट्स हैं। पहले नंबर पर जो है वो वेपराइजेशन चैम्बर होता है। वेपराइजेशन चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर आपने जिस एलिमेंट का एनालिसिस करना है उस एलिमेंट को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द सब्सटेंस whose analysis is required is converted into vapor form in vaporization chamber. वेपराइजेशन चैम्बर के अंदर आपने हीट करके उस एलिमेंट को, सब्सटेंस को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और प्रेशर जो वेपर्स का वो बहुत ही कम रखा जाता है, 6⁻⁻⁶ से लेकर 6⁻⁻⁷ का होता है। इस रेंज के अंदर इन वेपर्स के प्रेशर को रखा जाता है, एडजस्ट किया जाता है। नाउ वेपर्स जो जहां पर बनते हैं, these vapors are passed into the ionization chamber. These vapors are allowed to enter the ionization chamber. Second जो इसका पार्ट है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, वो आयोनाइजेशन चैम्बर है। इस आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर, जिस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपने जो वेपर्स दाखिल हो रहे हैं, जो वेपराइजेशन चैम्बर से जो वेपर्स इधर इंटर हो रहे हैं, these vapors are converted into ions, into positive ions. आपने इनको पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट करना है, और वो जो इनको पॉजिटिव आइंस में आपने कन्वर्ट करना है उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, उसके लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है, वेपर्स पर जो पॉजिटिव आइंस यहाँ पर पहुँचते हैं, इनके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट करनी है। These vapors are converted into positive ions with the help of a beam of electron, with the help of high energy beam of electron. एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से वेपर्स जो जहाँ पर पहुँचते हैं उनको आपने आयोनाइज कर लेना है, आयोनाइजेशन कर लेनी है। तो सेकंड जो इसका पार्ट है वो आयोनाइजेशन चैम्बर कहलाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जब ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पर पहुंचते हैं, these पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। उन पॉजिटिव आयंस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करना है। 500 to 2000 वोल्ट्स आपने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करना है। ये प्लेट्स हैं, परफोरेटेड प्लेट्स हैं। जब ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये जो प्लेट है, नेगेटिव ग्रिड है, ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से इन पॉजिटिव आयंस की स्पीड में इजाफा हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट
जो हम अप्लाई करते हैं उसका मकसद ये होता है आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए, आयंस की एक्सेलरेशन करने के लिए, आयंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो आयंस इस ग्रिड में से, परफोरेटेड प्लेट में से गुजरकर एक बीम की शक्ल इख्तियार करते हैं और उसके बाद आपने फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपने इनको आयंस जो जहां पर पहुंचेंगे, ये आपने एक ताकतवर, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो आपने यहाँ पर लगाना है, अप्लाई करना है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो H। ये आपने यहाँ पर मैग्नेट या एनालाइजर, तो जैसे ये आयंस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होंगे, ये आयंस जो पहले सीधी लाइन में जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में सफर कर रहे थे, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आयंस दाखिल होंगे, these ions will move in form of circular path। तो ये आयंस जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है आयंस को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना, और जब ये आयंस सर्कुलर फॉर्म के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव्स करेंगे, तो यहाँ पर जो डिफरेंट मैसेज वाले आयंस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और आयंस ऑफ डेफिनेट, और वो आयंस जिनके मैस एक खास वैल्यू होती है मैस की, डेफिनेट मैसेज वाले जो आयंस होते हैं, these ions will move in form of group one after the other, और वो आयंस एक खास मैस वाले आयंस ग्रुप की शक्ल में मूव करते हैं एंड फॉल ऑन आयन कलेक्टर और इलेक्ट्रोमीटर, और वो आयंस फिर किसके साथ टकराते हैं, वो आयंस फिर आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर के साथ टकराते हैं, और जब ये आयंस जहां पर टकराते हैं, इसके ऊपर गिरते हैं, आयन कलेक्टर के ऊपर या आयन कलेक्टर के ऊपर या इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर, तो एक माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई किया जाता है, और एम्पलीफाई करके उसको डिटेक्टर को आगे पहुंचा दिया जाता है, और डिटेक्टर जो होता है वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है एक ग्राफ की शक्ल में, और उस ग्राफ को हम मैस स्पेक्ट्रम कहते हैं। M/E रेशो, जिसकी बुनियाद पर ये आयंस सेपरेट होते हैं, M/E रेशो आप इस फार्मूले से मेजर कर सकते हैं आयंस की। M/E रेशो इज इक्वल टू H² R² / 2E। H जो है यहाँ पर ये जो आपने मैग्नेट लगाया है उसकी स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो H है। E जो है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कैपिटल E है। और R जो है ये आयंस जो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जैसे वो आयंस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होते हैं, these ions will move in circular path, और स्मॉल r जो है ये आयंस का रेडियस है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और तो उसका रेडियस जो है वो r है। अगर आप E चेंज करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करें, H कांस्टेंट रखें बाय कीपिंग H कांस्टेंट, तो फिर R की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, आयंस का जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, और अब वो आयंस इलेक्ट्रोमीटर पर एक डिफरेंट जगह पर, पहले के मुकाबले में, पहले वो किसी और जगह पर वो गिर रहे थे, फॉल कर रहे थे, जैसे ही आपने E चेंज किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड को इंक्रीज किया, H कांस्टेंट रखना है, तो फिर आयंस का रेडियस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप E कांस्टेंट कर दें, H चेंज कर दें, तो फिर भी R जो है आयंस का जो रेडियस है सर्कुलर पाथ के अंदर जब मूव करते हैं, तो उस रेडियस को चेंज किया जा सकता है। ये रिजल्ट हासिल होने के बाद ये सेम एक्सपेरिमेंट आपने, जब आपको किसी आयंस के आइसोटॉप्स की अबेंडेंस का पता चल जाए, उनके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स का पता चल जाए,
उनके मैसेज का पता चल जाए, आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ये सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो फिर परफॉर्म किया जाता है कार्बन 12 के साथ, और कार्बन 12 से जो रिजल्ट मिलेंगे उसको कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन करके फिर आयंस का रिलेटिव एटॉमिक मैसेज जो होते हैं वो मालूम किए जाते हैं। किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स को फिजिकल मेथड्स की मदद से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो जो कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप आयंस को, आप किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं, उनमें नंबर 1 गैसियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, और लेजर सेपरेशन है। इन टेक्निक से भी आप आइसोटॉप्स को अलग अलग कर सकते हैं। ये हमारे पास नियॉन का मैस स्पेक्ट्रम है, और इस मैस स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस पर मैस नंबर और वाई एक्सिस पर आयंस की रिलेटिव अबंडेंस है। तो मैस स्पेक्ट्रम जो है नियॉन का, उसमें हमें पता चल रहा है कि 3 पीक्स नजर आ रही हैं। तो जितनी पीक्स हैं मैस स्पेक्ट्रम के अंदर, इसका मतलब है नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। नंबर ऑफ पीक्स जो है वो उसके आइसोटॉप्स की तादाद को शो करती है। फिर उन आइसोटॉप्स के मैसेज 20 है, 21, 22, 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं। जो 20 वाला आइसोटॉप है, ये उसकी जो अबंडेंस है वो 90.92%, 21 वाला जो आइसोटॉप है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है 0.26%, और 22 जिस आइसोटॉप का मैस नंबर है उनकी अबंडेंस जो है वो 8.82% है। तो ये मैस स्पेक्ट्रम है नियॉन का। तो ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हमें जो रिजल्ट मिलता है रिकॉर्डर से, वो ये ग्राफ की शक्ल में मिलता है। तो ग्राफ्स को देकर हमें उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स की तादाद का, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स का और उनकी रिलेटिव अबंडेंस का पता चल जाता है। तो कुछ दूसरी टेक्निक्स जो इस्तेमाल होती हैं आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए, उनमें नंबर 1 थर्मल डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेजर सेपरेशन। इन टेक्निक्स को, ये फिजिकल टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करके आप किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं।